जॉब एक्चुअली ईजी मनी है, मैं ऐसा बोलूँगी। मतलब वहाँ पे आपको किसी के अंडर काम करना है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, थोड़ा सा फ्रीडम कम है, लेकिन ईजी मनी है। रीस्टार्ट किया 3 बार 10 साल के अंदर। 10 साल में मैंने 3 बार मेरा करियर शुरू किया है। सीए कर भी रहे लोग तो प्रैक्टिस में लोग बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि सभी को ईजी मनी चाहिए। शुरू में अगर आप थोड़ा सा कम कमाओगे ना, तो भी बाद में इंडस्ट्री को ज़रूरत है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। लेकिन एक पॉइंट जब आता है ना, जब आपको ये फील होने लगता है कि अभी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। नमस्ते, कॉफ़ी विद सीए के नए हिंदी सेगमेंट में आप सभी का स्वागत है। और आज की हमारी गेस्ट है सीए तन्वी, जो ना कि सिर्फ एक प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट है, बट बहुत ही कम उम्र में वो अपनी खुद की बॉस बन गई। वो ट्रेन डांसर है, वो डांस टीच भी करती है। बेसिकली वो मल्टीपल हैट्स पहनती है। तन्वी जी, आप कॉफ़ी विद सीए में आपका स्वागत है। आपने कभी बॉस ही नहीं रखा लाइफ में, देखा जाए तो 23 के बाद से आप बॉस बन गई खुद। बॉस के अंडर आपने काम ही नहीं किया कभी, तो ये कैसे हुआ? मतलब हाउ डिड इट हैपन? मैंने जब मेरा सीए कंप्लीट किया, मैंने 2014 में मेरा सीए कंप्लीट किया। तभी से माइंड में ये तो क्लियर था कि प्रैक्टिस ही करना है। तो 8 साल तक मैंने एक फर्म में एज अ पार्टनर ही काम किया है। हाँ. तो वहाँ पे भी आइडियली मैं खुद की बॉस ही थी। एंड उसके बाद मैंने ये डिसाइड किया कि अब खुद का कुछ करते हैं। तो 8 साल में एक्सपीरियंस जो गेन किया, उसी को लेकर के अलॉन्ग विथ माई मतलब मेरे हस्बैंड के साथ एंड मेरे ब्रदर के साथ मिलके हमने एक कंसल्टिंग फर्म भी ओपन किया। एंड मेरी जो प्रैक्टिस है, सीए प्रैक्टिस है, साथ साथ में वो भी चल रही है। बहुत रेयर ऐसे सुनने मिलता है कि आप फ्रेश पास आउट सीए हो और आप बॉस बन जाते हो। तो ये मेरे को बहुत एडमायरिंग लगा आपके स्टोरी में, तो इसलिए मैं सोचा कि इसी से स्टार्ट करते हैं। यस, मैंने तो लाइफ में इंटरव्यू भी बहुत लिमिटेड दिए। खाली मतलब आप बोल सकते हो आर्टिकलशिप के टाइम पे मैंने 3 इंटरव्यू दिए थे। तीनों में मैं सिलेक्ट हो गई थी। तो मैंने वो फर्म्स चूज की थी जहाँ पे मुझे सबसे ज्यादा सीखने मिले। बहुत बड़ी फर्म नहीं थी, मिड साइज फर्म थी, एंड वहाँ पे पूरा प्रैक्टिस का कल्चर था। मुझे हमेशा से प्रैक्टिस ही करना था, तो वैसी फर्म में मैंने स्टार्ट किया। एंड वहीं से जो मैंने सीखा है वो मैंने इम्प्लीमेंट। आप इंटरव्यू लेने लग गए बहुत जल्दी। हाँ, मैंने आई थिंक मैंने एक बार काउंट भी लिया था। आई थिंक मैंने 1000 से ज्यादा तो इंटरव्यूज लिए होंगे। दिए नहीं है, बट यस डेफिनेटली लिए। मेरे को अच्छा लग रहा है आज मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ। तो तन्वी, ये जर्नी में आप आए कैसे? क्योंकि काफी चैलेंजिंग होता है हर फैमिली, हर रीजन में, और हम लोग बिजनेस के तरफ ओरिएंटेड ज्यादा रहते हैं। तो ये जर्नी में आप कैसे, ये जर्नी में आप कैसे आए? तो जब भी मैं स्कूल में थी, तभी से मतलब मेरे जो प्रोफेसर्स थे, उन्होंने ये नोटिस किया था कि मैथ्स एंड मतलब गणित में बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर भी आते थे। मेरी मॉम भी बहुत डांट फटकारती थी मेरे को। मुझे याद है मैथ्स में 1 नंबर भी कम आया, मतलब 100 में से 100 ही आना चाहिए। अच्छा, 99 का भी गुंजाइश 99 नहीं आना चाहिए। तो वहाँ से वो एक नंबर्स से थोड़ा प्यार तो था ही। एंड जो गाइडेंस मिला था मुझे मेरे टीचर्स से, उन्होंने मुझे बताया था कि कॉमर्स में ही जाना तुम, क्योंकि तुम बहुत अच्छी हो कॉमर्स में। और तभी उस टाइम पे वो गाइडेंस बहुत जरूरी होता है। तो वो गाइडेंस ले करके मैंने थोड़ा रिसर्च किया कि कौन सा कोर्स है जो मैं कर सकती हूँ। तो दूसरा रीजन ये भी था कि मेरे फादर का एक सपना था कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बनना चाहते थे। बट वो पूरा नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पे उनको कोई गाइडेंस नहीं मिली। मेरे दादाजी को इतना पता नहीं था, तो वो एक अधूरा सा उनका सपना था। तो उन्होंने भी मेरे से ये बात शेयर की थी। और मैंने एक बार ऐसा स्कूल में भी मेरे साथ ऐसा हुआ था एक बार कि किसी ने पूछ लिया था, टीचर्स ने, चीफ गेस्ट बुलाने के लिए कि किसके पेरेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो मैं पहले खड़ी हो गई थी, मुझे लगा मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट है। लेकिन बाद में पता चला, कि नहीं, मेरे फादर चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं है, अकाउंटेंट है। तब मुझे ऐसा रियलाइज हुआ कि ये जो प्रोफेशन है बहुत रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन। तो मुझे ऐसा था कि यहाँ पे इतनी रिस्पेक्ट है कि उनको डॉक्टर्स को या सीएस को एज अ चीफ गेस्ट बुलाया जाता है। यानी ये प्रोफेशन में रिस्पेक्ट है, उसका एक डिग्निटी अलग लेवल का है। तो मैंने तभी से डिसाइड कर लिया था कि मुझे सीए करना है। तो ये तन्वी, ये तो आपके फादर का ड्रीम था, आपका ड्रीम कब बना? ये मतलब वो इंसिडेंट के बाद ही बना कि कुछ और भी इंसिडेंट हुए लाइफ में ऐसे कि आपका ड्रीम बन गया कि अब सीए करना ही है? ऐसा बताऊं तो मेरा एक ऐसा था कि मैं मेरे पेरेंट्स से बहुत क्लोज हूँ। तो मैं उनकी बातों को काफी ज्यादा फॉलो करती हूँ।
तो मेरे पापा का सपना तो था और मुझे भी पसंद था। जैसे अकाउंटिंग, जैसे 11-12 में जब शुरू किया तो अकाउंटिंग का सब्जेक्ट मुझे बहुत मजे आते थे उसमें। तो वहां से भी ऐसा पता चला कि यार ये मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, हाँ। तो क्यों ना इसी में किया जाए। और उस टाइम पे कोई और कोर्स ज्यादा पता भी नहीं था, एंड जब मैंने देखा, थोड़ा रिसर्च किया, तो वहां मुझे ऐसा लगा कि ये ऐसी चीज है जहां मैं सबसे ज्यादा एक्सेल कर पाऊंगी। और फिर मैंने एंट्रेंस के बारे में पता किया, सारे कोर्स के बारे में पता किया, तो मोस्ट अफोर्डेबल कोर्स आई कैन से, कि मतलब बाकी कोर्सेज में इतने पैसे खर्च हो जाते हैं कि पेरेंट्स की हालत खराब हो जाती है, पूरी सेविंग्स निकल जाती है। 2-3 साल फिर आपको भी रिटर्न देना होता है, या जैसे सबका जो हाँ, होता है मतलब मुझे ये नहीं चाहिए था कि मेरे पेरेंट्स मेरी पढ़ाई के लिए लोन ले। अच्छा। हाँ, मतलब मैंने देखा है मेरे काफी फ्रेंड्स ने बहुत सारे ऐसे कोर्स किए जहाँ पे लोन लेना पड़ा, तो मुझे वो नहीं चाहिए था। प्लस मुझे ये मैंने जो स्कूल वाला इंसिडेंट बताया था ना, वो मेरे दिमाग में बैठ गया था, इम्प्रिंटेड है। हाँ, तो वहां से मेरे को ऐसा लगा कि ये बेस्ट चीज रहेगी। तो तब मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे चार्टर्ड अकाउंटेंसी ही करना है। तो तन्वी, तो ये वाला कैसे हुआ कि आप ऑब्वियसली आपने आर्टिकलशिप करी होगी, बट फिर निकलते ही काफी लोग बिग 4 में या बाकी अच्छे फर्म्स में वो लोग जाके अपना एक्सपीरियंस लेना चाहते हैं, आपके अंदर ये कहाँ से है कि नहीं मैं प्रैक्टिस ही करूंगी? मैंने मेरे फादर को देखा है कि वो जॉब में ही थे शुरू से। तो मैंने ये देखा है कि वो टाइमिंग पे जाना आना और बॉस से सुनना काफी बार बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है। वो इरिटेटेड रहते थे, हमें टाइम नहीं दे पाते थे। मतलब मैंने देखा है कि मेरी मॉम ही ज्यादातर चीजें करती आई है। पापा को देखना हो तो वेट करना पड़ता था, अरे पापा लेट आएंगे, 3-4 दिन बाहर गए हैं। तो वो मुझे पता था कि जॉब में ना ये फ्रीडम नहीं है। अच्छा। तो पहले से, और एज अ फीमेल पहले से मैं ये सोचती थी कि मुझे भी जल्दी सेटल होना है, मुझे लेट, ऐसा मेरे दिमाग में नहीं था कि मुझे लेट शादी करनी है। तो मैंने यही सोचा कि अगर मेरी मॉम ने मुझे और मेरे भाई को इतना टाइम दिया है तो मैं भी वो टाइम मेरे बच्चों को दे पाऊं। तभी मैं उस लेवल पे सोचने की, ज्यादा लोगों की ये नहीं होती है क्षमता। मेरा फॉलो अप क्वेश्चन था, बट ठीक है। बट मैं ज्यादा प्लानिंग करके चलने वाली लड़की हूँ। हाँ। पहले से, मतलब जैसे मैंने बताया 10th में भी डिसाइड हो चुका था सीए करना है। जब सीए स्टार्ट किया था तभी ये डिसाइड हो चुका था कि भाई प्रैक्टिस ही करनी है, क्योंकि मैंने देखा है लोगों को कि कितना मतलब उनकी हालत खराब हो जाती है, दूर दूर ट्रैवल करना पड़ता है। तो एक फ्लेक्सिबिलिटी अगर मिल जाए ना तो थोड़ा आसान हो जाता है। एंड दूसरी तो यू बी योर ओन बॉस, उससे बेहतर और क्या हो सकता है। बट तन्वी, आई एम श्योर कि उसमें भी चैलेंजेस होते ही है। देखिए, एज फार एज आई नो इंडस्ट्री में कि बॉस इज अ 24/7 जॉब, बीइंग अ बॉस ऑफ योर ओन, और बिकॉज आप बहुत सारे लोगों को आप आंसरेबल होते हैं और काफी लोगों के लाइवलीहुड आप पे डिपेंडेंट है। तो ये जो ट्रांजिशन रहा, ये कैसे आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस है कि आप कर सकते हो? मैंने मतलब ये डिफिकल्ट तो बहुत रहा है। मतलब जॉब एक्चुअली इजी मनी है, मैं ऐसा बोलूंगी। मतलब वहां पे आपको किसी के अंडर काम करना है, उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, थोड़ा सा फ्रीडम कम है, लेकिन इजी मनी है। जबकि आप बिजनेस में जाते हो तो आपकी क्रिएटिविटी आप वहां पे प्रेजेंट कर सकते हो, क्योंकि जहां पे फ्रीडम नहीं होता वहां पे ना थोड़ा सा क्रिएटिविटी खत्म हो जाती है। तो मैंने ये सोचा था कि मैं अपनी क्रिएटिविटी अपने तरीके से कैसे अप्लाई करूं। तो वहां पे वो चैलेंजेस तो आए, लेकिन एक एक चैलेंजेस से मैंने सीखा है। तो शुरू में जब मैंने स्टार्ट किया तब मैंने एक फर्म में एज अ पार्टनर मैंने ज्वाइन किया। शुरू से ऑब्वियसली आपके पास कैपिटल होना चाहिए, और एट द एज ऑफ 23 नहीं पता होता है बिजनेस क्या करना है, कैसे करना है, क्लाइंट्स कैसे लाने हैं, बस डिग्री होने से नहीं हो जाता है। तो मैंने शुरू के 5-6 साल सिर्फ सीखने में इन्वेस्ट किए। अच्छा। मैंने ये नहीं सोचा कि मैं कितना कमा रही हूँ, मैंने ये नहीं सोचा कि मेरे को कितना हाइक मिल रहा है या मेरी इनकम कितनी बढ़ रही है। मेरा एक पहला मोटिव था कि 5 साल मैं जितना सीख सकती हूँ उतना मैं सीख लूँ। वो सीखा हुआ चीज मैं 5 साल के बाद जब मैं कुछ और एक्सपेंशन में जाऊंगी तो मैं उसको अप्लाई कर पाऊंगी। तो उसी से मैंने स्टार्ट किया था। अच्छा, तो तन्वी, मैं पूछना चाह रहा हूँ, इट्स बिन अ डेकेड, अब 10 साल 11 साल हो गया, अभी इंडस्ट्री में बहुत बदलाव आया है, करेक्ट? तो तन्वी जो 2014-15 में जो प्रैक्टिस स्टार्ट करी, आज वही तन्वी क्या फिर से प्रैक्टिस ही स्टार्ट करेगी कि उनका एक्सपीरियंस कुछ और होगा? बिकॉज जो अभी नए आने वाले सीए है उनके यहाँ कंपटीशन भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि रिसर्च बहुत ज्यादा हो रहा है, उनको रास्ता पता चल गया है। तो क्या डिफरेंस होगा अभी? पहले ना बंदे को ट्रेन करना,
उसको सिखाना थोड़ा डिफिकल्ट होता था, क्योंकि एक तो उतने रिसोर्सेस नहीं थे हमारे पास, उतना कंटेंट नहीं था। अभी आज के टाइम में एआई एंड जो कंटेंट मिल रहा है हमें ऑनलाइन, उससे ट्रेनिंग काफी इजी हो गई है। तो उस टाइम पे जितना मुझे एक बंदे को ट्रेन करने में 3 महीने 6 महीने लग जाएंगे, आज के डेट में वो मैं 15 दिन में कर सकती हूँ। मैं अपनी खुद की एक ट्रेनिंग मॉड्यूल बना के रख सकती हूँ, जिससे कि मैं अपनी एसओपीज बना के रख सकती हूँ, और वो भी उसमें भी मुझे बहुत ज्यादा टाइम नहीं डालना पड़ेगा। मैं एआई का यूज करके कोर्स भी बना सकती हूँ, वीडियोस भी ऐसे बनवा सकती हूँ जिससे कि वो टीम मेरी ट्रेन हो जाए। सो ये जो अभी आजकल जो चैटबॉट्स बनते हैं क्वेरीज के लिए, तो वो सारा अगर हम यूज करें तो ये सारी चीजें बहुत आसान हो गई है आज के डेट में। एंड जो बच्चे भी जो आ रहे हैं ना पास आउट होके, दे आर वे टू स्मार्ट। एंड दूसरा जो जेंजी आ रहे हैं ना आज के डेट में, दे आर लेजी, बट देन यू नो लेजी लोग जो होते हैं ना, वो रास्ता जल्दी निकाल लेते हैं कि इसको शॉर्टकट में मैं कैसे खत्म करूं। अब हमें तो काम से मतलब है ना, अब वो शॉर्टकट से करे या लॉन्ग कट से करे, हार्ड वर्क से करे या स्मार्ट वर्क से करे, काम हो रहा है, देन वी आर ओके विद इट। पर जैसे एआई अच्छी भी है और थोड़ी बहुत उसमें खामियां होती है, तो एआई के कारण आपको नहीं लगता है कि सबके पास एक सिमिलर सेट ऑफ नॉलेज आया है, उसमें फिर वो डिफरेंशिएट आप कैसे करते हैं अपने काम में भी, और बाकी लोग भी कैसे कर सकते हैं? आप अगर कुछ सजेशन दे पाए तो। सी एआई को सही तरीके से यूज करने भी आना चाहिए, मतलब नकल में भी अकल होनी चाहिए। एक्चुअली सी मुझे ऐसा लगता है कि एआई को सी बहुत प्रॉम्प्ट रिलेटेड होता है, तो आपको प्रॉम्प्ट ऐसा देना है, ऐसा स्पेसिफिक देना है कि वो एग्जैक्टली आपके हिसाब से आपको आउटपुट दे। जैसे वो खुद को ट्रेन करता है तो आपको उसे ट्रेन करना पड़ेगा। जैसे मैंने स्टार्टिंग में, सच बताऊं तो मैं भी थोड़ा सा एआई से ना दूर रहती थी पहले। डर लगता था यार, प्राइवेसी चीजें, क्योंकि मैं वैसे बहुत प्राइवेट पर्सन हूँ, सोशल मीडिया वगैरह से मैं थोड़ा सा मतलब प्राइवेट चीजें नहीं शेयर करती हूँ, या और क्लाइंट के मामले में तो प्राइवेसी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे क्लाइंट्स के साथ एनडीए होते हैं, अगर उनका डेटा ब्रीच हो गया तो वी विल बी रिस्पॉन्सिबल। तो उस चीजों में हमें केयरफुल तो रहना है। इसीलिए हम क्या करते हैं कि पहले तो मैंने खुद ने कोर्स किया, एआई का जो इंस्टीट्यूट से जो कोर्स होता है ना, सबसे पहले मैंने वो कोर्स किया, 3 दिन का कोर्स था। एंड तब जाके बहुत डिटेल में पता चला कि इसमें प्राइवेसी फीचर्स भी है, और उसको लेकर के आप यूज करो। अच्छा। तो हमने टीम को भी उसी तरह से इक्विप किया, और पेड वर्जन्स यूज करो, आप फ्री वर्जन्स यूज मत करो, बिकॉज वहां पे थोड़ा सा प्राइवेसी जनरलाइज और अच्छा प्राइवेसी भी। हाँ, तो वो चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो वैसे करके आप करोगे अगर ध्यान से, तो एआई में नहीं जाओगे ना तो आप पीछे रह जाओगे, वो तो फॉर श्योर है। तो आपको ऐसा, अगर कोई मुझे बोलता है कैंडिडेट कि नहीं हम एआई के बिना हम कर लेंगे, बट लोग बहुत आगे बढ़ चुके हैं। अगर आप एआई के साथ नहीं चलोगे तो आप पीछे रह जाओगे। तो तन्वी जी, मतलब बहुत सारे लाइफ के एक्सपीरियंसेस होते हैं, करेक्ट? फिर मैंने जैसे आपकी भी, फिर आपकी शादी हुई, फिर ऑब्वियसली यू आर अ मदर ऑफ 2 ब्यूटीफुल चिल्ड्रन, तो उसमें भी बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं। तो एज अ एंटरप्रेन्योर, कोई और लेडी अगर ये देख रही है और वो इस प्रॉब्लम में, आई वोंट से प्रॉब्लम, बट अगर इस चैलेंज से वो उभर नहीं पा रही, तो अपने रियल लाइफ एग्जांपल से हाउ वुड यू वांट देम टू लर्न? सी मैंने ना अपना करियर 3 बार रीस्टार्ट किया 3 बार 10 साल के अंदर? 10 साल में मैंने 3 बार मेरा करियर शुरू किया है। अच्छा। पहले जब मैंने एज अ पार्टनर ज्वाइन किया तो मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट था कि मैंने, जैसे सीए में अटेम्प्ट लगते हैं ना, वैसे मेरे प्रैक्टिस में भी अटेम्प्ट्स लगे। अच्छा। तो सीए में तो नहीं लगे इतने, बट प्रैक्टिस में लग गए। तो पहला अटेम्प्ट था जब मैं फर्स्ट टाइम स्टार्ट कर रही थी। अच्छा। तभी तो कुछ नहीं पता था, सीख रही थी मैं। फिर शादी के बाद ही मैंने स्टार्ट किया था, बट जब मेरी बेटी बॉर्न हुई दृशा, उस समय मैंने फिर से स्टार्ट किया, क्योंकि तब जब मेरे लिए भी पहली बार था, एंड प्रेगनेंसी रिलेटेड जो कहते हैं ना इमोशनल जो बैगेज होता है, और अपने बच्चे को छोड़कर तुम काम पे जाओ, वो एक अलग ही फीलिंग है। आई थिंक वो एक मदर ही समझ सकती है, और कोई नहीं समझ सकता। तो दैट वाज डिफिकल्ट, बहुत बहुत मुश्किल होता है। आपका ध्यान बच्चे में रहता है, आप ऑफिस में बैठे हो, फिर भी आप सोचते हो कि यार मेरा बच्चा ठीक है कि नहीं ठीक है, या वो रो तो नहीं रहा है। सो वो चैलेंज था, बट मैं यही बोलूंगी कि हर फीमेल को ट्राई करना चाहिए कि वो अपने बच्चे को टाइम दे, 3 मंथ 6 मंथ, जो आपको कंफर्टेबल लगता है वो टाइम आप दो अपने बच्चे को। आप वो 6 मंथ्स का ब्रेक ले लो, लेकिन वो क्या होता है जब वो ब्रेक बहुत लंबा हो जाता है ना, फिर आप भी उस ब्रेक से बाहर नहीं निकल पाते हो।
तो जितना जल्दी हो सके आप ट्राई करो कि आप अरेंजमेंट करो घर में, ऐसा कुछ हेल्प रखो, हेल्पर रखो, हाउस हेल्प ले लो, नैनी को रख लो, जिससे कि आप रेस्ट एश्योर रहो कि हाँ मेरा बच्चा सेफ है, इन सेफ हैंड्स है। कैमरा लगा लो घर पे, बहुत सारे तरीके हैं आजकल, मतलब पहले जैसा नहीं रहा है। तो वो सब चीजों से आप बाहर आ सकते हो। उससे क्या होगा कि जो वो पोस्टपार्टम डिप्रेशन भी एक चीज होती है, उससे भी आप बचोगे। प्लस आप जो अपने आप को मिस करते हो, मतलब मैंने ये देखा है कि मैं अपने आप को बहुत मिस करती थी आफ्टर माय फर्स्ट डिलीवरी, तो वो आप करो। ओके। तो मैंने तो अपना करियर जो तीसरे बार स्टार्ट किया, मेरा बेटा जब बॉर्न हुआ तब भी मैंने ब्रेक लिया, बट तब तक हमारा जो खुद का फर्म है वो स्टार्ट हो चुका था। तो फैमिली सपोर्ट से मैं वो कर पाई। हाँ, फैमिली सपोर्ट बहुत जरूरी हो जाता है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है फैमिली सपोर्ट। तो मैम, तो जब फर्स्ट डिलीवरी के पहले आप शायद आप पार्टनर थी, तो उस समय आप मीटिंग्स वगैरह या काम को आपने पॉज करा था कि, और वो मोटिवेशन कहाँ से आ रहा था कि आपको इंडस्ट्री को गिव बैक करना है कि क्लाइंट्स के साथ है, वो थॉट प्रोसेस क्या रही है आपकी? मैंने स्क्रैच से जब शुरू किया था तो ऐसा नहीं था कि मेरे पास क्लाइंट ऑलरेडी थे, मैंने क्लाइंट बनाए थे खुद से। मतलब मैंने सेल्स रिलेटेड काम भी किया है कि क्लाइंट को अक्वायर कैसे करना है, उनका ट्रस्ट गेन किया है। अब एक बार चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसा प्रोफेशन है ना जो पूरा का पूरा ट्रस्ट पे चलता है, क्योंकि वो जो क्लाइंट है अपनी सारी चीजें आपके सामने ओपन करके रख रहा है। जैसे डॉक्टर है वैसे ही सीए के सामने वो सारी चीजें ओपन करके रख रहा है। तो आपको जो ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, इट इज अ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑन यू कि वो ट्रस्ट आप ब्रेक नहीं कर सकते। फिर आपके लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट इवेंट आई है, यू आर गिविंग अ बर्थ टू द चाइल्ड, तो आप वो सब चीजें छोड़ भी नहीं सकते ना, वो आउटसोर्स होता नहीं है। हाँ, वो अगर मैंने ट्राई भी किया है, मैंने रिप्लेसमेंट रखा था, बट वहां पे इट फेल्ड। माई क्लाइंट्स आई लॉस्ट माई क्लाइंट्स एक्चुअली। तो उससे फर्स्ट टाइम से मैंने सीख के जब मैंने सेकेंड टाइम किया तो मैंने अपने फैमिली को इन्वॉल्व किया। हमने जो फर्म कंसल्टेंसी फर्म स्टार्ट की, माई हस्बैंड इज अ पार्ट ऑफ इट, माई ब्रदर, मेरा भाई भी जो है वो मार्केटिंग देखता है। तो मैंने फैमिली सपोर्ट से ये बिजनेस को और आगे बढ़ाने का डिसाइड किया। तो उसके चलते आई कुड डू, मतलब मेरा ये मोटिवेशन यही था कि मेरे क्लाइंट्स जो मेरे पे इतना ट्रस्ट कर रहे हैं, उनका ट्रस्ट मैं नहीं छोड़ सकती थी। तो आप ड्यूरिंग योर प्रोसेस आप मीटिंग से भी जा रही थी, और मुंबई में तो अपने को लोकल ट्रैवल करना ही पड़ता है, तो हाँ जी बिल्कुल। मतलब मुझे याद है फर्स्ट टाइम में 9th मंथ प्रेग्नेंट थी मैं, उस टाइम पे तो आई थिंक हम इतना कैब वैब में नहीं जा पाते थे, तो मैं ट्रेन से जाती थी। तभी वो हैंडीकैप डब्बे में अलाउड होता था। अच्छा। तो मैं हैंडीकैप में बैठती थी, इतना ऐसे लेके जाती थी। तो बट वो एक मेरा भी एक पैशन था कि मुझे छुट्टी नहीं लेनी थी, बिकॉज मुझे छुट्टी लेनी भी है तो मैं तब लूँ जब माई चाइल्ड इज देयर। आई शुड, मतलब मैं उसको टाइम दूं, पहले मैं छुट्टी लेके करूंगी क्या? उस टाइम आपको लगा कि नहीं, जॉब में तो 6 वीक्स ऑफ मिल जाता है। यहाँ पे तो मतलब पेड लीव नहीं थी मुझे। हाँ। तो ये तो मेरी खुद की कंपनी है, तो कोई पेड लीव नहीं थी। तो ऐसा था कि अगर मैं नहीं गई तो ये चीजें नहीं हो पाएगी, काम खत्म नहीं हो पाएगा। इनफैक्ट फर्स्ट टाइम में तो फिर भी मैंने 3 months ब्रेक, कंप्लीट ब्रेक लिया था। सेकेंड टाइम क्योंकि वो मेरा खुद का फर्म था, मैं इंडिपेंडेंटली प्रैक्टिस कर रही थी, मेरे पास चॉइस ही नहीं था। 6th डे आफ्टर माय सी सेक्शन डिलीवरी, 6th डे पे मैं ITR रिव्यू कर रही थी। जुलाई, माय सन वाज बोर्न ऑन 18 जुलाई, तो इमीडिएट वो पूरा पीरियड ITR का ही सीजन था। 31 जुलाई वाज अ डेडलाइन, तो मेरे पास ऑप्शन ही नहीं था। बट आई डोंट फील दैट एज अ प्रेशर, क्योंकि वो मेरा खुद का काम है, मेरे क्लाइंट्स मेरे को ट्रस्ट करते हैं। मेरे क्लाइंट्स ने भी बहुत सपोर्ट किया है मुझे इस मामले में, कि उनका जो ट्रस्ट था ना, उसी के वजह से मैंने ये बोल्ड डिसीजन लिया था कि मैं खुद का फर्म स्टार्ट करूं। सो तन्वी, अभी हमारी इंडस्ट्री, फाइनेंस फील्ड की इंडस्ट्री बहुत चेंजेस देखते हुए आई है। 90s में एक दौर था, 10s 20s और 30s में हम लोग आ गए जब एंटर करेंगे। तो आपको क्या लग रहा है कि पहले और आज में क्या डिफरेंस है? और काफ़ी सारे अभी जो नए लोग हैं वो CA नहीं करना चाह रहे, तो या प्रेरणा उनको कम मिल रही है, या काफ़ी चीज़ें हो सकती, तो उसमें आपका क्या राय है? मैंने आजकल देखा है कि सभी को अब्रॉड ही जाना है। पता नहीं क्यों इतना ज़्यादा वो ट्रेंड आया है। तो इसीलिए लोग है ना CA नहीं करते हैं, जो बाहर भी चलते हैं, CPA है या CF है, वो सारे कोर्सेज करते हैं। उनको ऐसा लगता है कि बहुत लोग CA करने लग गए, बट वो फैक्ट सही नहीं है। CA कर भी रहे लोग तो प्रैक्टिस में लोग बहुत कम आ रहे हैं, क्योंकि सभी को इजी मनी चाहिए। तो मैं यही कहना चाहूँगी, मैसेज ये देना चाहूँगी कि शुरू में अगर आप थोड़ा सा कम कमाओगे ना,
तो भी बाद में इंडस्ट्री को जरूरत है प्रैक्टिसिंग चार्टर्ड अकाउंटेंट्स की। एंड फीमेल्स को तो मैं यही सजेस्ट करूंगी जिसको फैमिली लाइफ का भी बैलेंस चाहिए, तो आप प्रैक्टिस में जाओगे तो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल रहेगा। क्योंकि मैंने अपने दोस्तों को देखा है जो बिग 4 में या जो बिग 10 में काम कर रहे हैं, कुछ लोगों के पास, तो कुछ लोगों को मैं पूछती हूँ कि यार अभी 10 साल हो गए यार शादी को, अभी क्या मतलब कोई चाइल्ड प्लान नहीं कर रहे हो? नहीं यार टाइम ही कहाँ है। तो वो टाइम निकल जाएगा तो वापस नहीं आ पाएगा। करेक्ट। आप पैसे बाद में भी थोड़े ज्यादा कमा लोगे, बट वो जो आपकी फैमिली लाइफ एंड आपकी वर्क लाइफ, उसका जो बैलेंस है वो मेंटेन करने के लिए आपको प्रैक्टिस अगर फॉर फीमेल्स इज द आई थिंक बेनिफिशियल रहेगा उनके लिए। तो लोगों में जो ट्रेंड शिफ्ट हो रहा है ना कि आउटसाइड इंडिया ही जाना है, इंडिया में भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है, कोई कमी नहीं है इंडिया में। तो पता नहीं लोग शिफ्ट नहीं हो रहे, बट जहां तक मैं इम्पैक्ट ला सकती हूँ, मैं जितने लोगों को इंटरव्यू करती हूँ, आई ट्राई टू पुट दैट इन देयर हेड्स। सो तन्वी, आप जैसे हम जानते हैं कि अब आप बहुत यंग एज में आप एक एंटरप्रेन्योर या प्रैक्टिस ओनर बन गई, तो कभी भी आप अपने क्लाइंट से मिलने जाते थे तो क्या वहाँ पे कहीं आपको लगा कि वो एज के बेसिस पे थोड़ा सा आपको मतलब बायसनेस हो रहा है? तो अगर ऐसा हुआ है तो आप जरूर शेयर करिए। हाँ, होता था मेरे साथ ऐसा, क्योंकि जब मैं क्वालिफाई हुई थी तो मैं सिर्फ 23 इयर्स की थी, एंड विद इन एक साल में ही मैं एक फर्म में पार्टनर बन गई। तो सारे डिसीजंस मुझे लेने होते थे मेरे ब्रांच के, और मीटिंग्स भी मुझे ही करनी होती थी। तो काफी बार लोगों को लगता था यार ये आर्टिकल को भेज दिया क्या, मतलब बिकॉज इतनी यंग मैं दिखती थी, तो कभी कुछ लोग मुझे सीरियसली नहीं लेते थे। लेकिन जब हमारी मीटिंग होती थी, डिस्कशन हो जाता था, तब उनको लगता था नहीं ये मतलब सही है, शी इज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो जानती है वो क्या कर रही है। हाँ, कि मुझे उनको पता है कि मैं क्या काम कर रही हूँ। तो काफी बार हुआ, इनफैक्ट बहुत बार ऐसा होता था कि मैं जब इंटरव्यू भी लेती थी ना कैंडिडेट्स का, तो मेरे से काफी एज में बड़े लोगों का मैं इंटरव्यू लेती थी, तो उनको लगता था यार मतलब ये बच्चे मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं। बट वो जो कहते हैं ना, उसमें एक गैप जो है ना, उसको मेंटेन भी करना बहुत जरूरी होता है। एंड उस टाइम पे मेरे लिए बहुत बड़ा लर्निंग था। काफी बार ऐसा होता था कि यार मुझे सामने वाले को बोलने में भी संकोच होता था कि नाम के पीछे जी लगा दिया, क्योंकि मैं छोटी थी और मेरे फर्म में बाकी जो पार्टनर्स थे मेरे से सभी बड़े थे। एम्प्लॉयज भी काफी बार ऐसा होता था कि मेरे से बड़े होते थे, तो थोड़ा सा वहां पे प्रॉब्लम आई थी। बट मैंने उसको काफी स्विफ्टली हैंडल किया है, क्योंकि मेरे आर्टिकलशिप में भी मेरे साथ यही हुआ था। मैं यंगेस्ट थी और वहां पे सारे एम्प्लॉयज थे जो सबसे मेरे से सब बड़े थे, तो वहां से थोड़ा सा गेन करके मैंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया था। तन्वी, आपने बोला कि आपने 0 to 1 3 बार कवर किया है 10-12 साल में, तो ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ कि आप किसी फर्म में पार्टनर रही, फिर आपको चेंज करना पड़ा? कभी कभार क्लाइंट्स थोड़े इधर उधर हो जाते हैं और उस समय आदमी टूट जाता है। कोई भी इंसान हो कि आप बहुत मेहनत से कमाते हो, फिर वो जाता है, फिर आपको रिस्टार्ट करना है, तो आप शेयर करिए जरूर। हुआ है मेरे साथ। तो हम काम क्यों करते हैं? एक तो फाइनेंशियल गेन के लिए तो करते ही है, और एक पर्सनल एक्सपीरियंस के लिए भी हम काम करते हैं। ऐसा काम करते हैं जिसमें मजा आता है। हाँ, वैलिडेशन होती है। हाँ, तो मैंने एक फर्म में इसीलिए एज अ पार्टनर शुरू में ज्वाइन किया था। मैंने 8 साल उस फर्म में काम किया था, तो मैंने सब कुछ वहीं से सीखा है। सो उसके लिए मैं काफी ग्रेटफुल हूँ। लेकिन एक पॉइंट जब आता है ना, जब आपको ये फील होने लगता है कि अभी आपकी ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उस टाइम पे मैंने डिसाइड किया था कि अब मुझे चेंज करना पड़ेगा। मैंने 8 साल तो दे दिए, मैंने इस फर्म को भी बहुत कुछ दे दिया, तो मैंने डिसाइड किया कि अभी मुझे एग्जिट करना है। और मैंने एग्जिट किया, जो भी टर्म्स पे किया मैंने एग्जिट किया। बट उसके बाद ऐसा हुआ ना कि वो उस फर्म में सारे क्लाइंट्स उस ब्रांच में मैंने लाए हुए थे। अच्छा। तो वो मेरे नाम से, मेरे ट्रस्ट की वजह से वो आए हुए थे। तो ऐसा हुआ कि जब मैंने एग्जिट किया तो मेरी टीम भी वहां से छोड़कर चली गई, और क्लाइंट्स ने भी मुझे रीच आउट करना शुरू कर दिया। तो मेरे लिए वो एक मतलब बहुत ही पॉजिटिव चीज थी कि मेरे क्लाइंट्स मुझे इतना ट्रस्ट करते हैं, और उनके ट्रस्ट की वजह से मुझे और हिम्मत मिली कि मैं इसको जल्दी से जल्दी स्टार्ट करूं। क्योंकि ये लोग तो वेट कर रहे हैं कि आप कुछ स्टार्ट कर रहे हो क्या। हाँ। आपने एग्जिट तो कर लिया, लेकिन आप अभी क्या करने वाले हो? तो मुझे ऐसे कॉल्स आने लगे। अच्छा। तो वो मेरे लिए काफी डिफिकल्ट रहा है, क्योंकि रीस्टार्ट करने में ना बहुत मतलब एक डिप्रेशन आ जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, कि इतना मेहनत से बनाया एंड देन रात। पर कहीं ना कहीं वो आपको मोटिवेट भी किया होगा ना, कि जब
एक वैलिडेशन मिला ना कि आप इतने टाइम तक आप पार्टनर है, पर जब लोग आपको रीच आउट कर रहे तो कहीं ना कि उसने आपको एक वो सक्सेसफुल ब्रिक जो बोलते हैं ना कि ब्रिक टू सक्सेस, वो आपको मिला होगा कि यार अब जब इतने लोग मेरे को रीच आउट कर तो मैं अपना ही फर्म क्यों ना, कहीं ना कहीं ये था इम्पोर्टेंट, बहुत इम्पोर्टेंट था। क्योंकि पहले मैं सोच रही थी अब क्या करूं, कैसे करूं, कैपिटल इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ऑफिस लेनी पड़ेगी, स्टाफ खुद से एम्प्लॉय करना पड़ेगा, क्योंकि पहले तो फर्म में सेंट्रली सब होता था, सैलरी पे करने का स्ट्रेस मेरे सर पे नहीं रहता था। बट जब खुद स्टार्ट करना है तो सैलरीज पे करनी है, रेंट भी पे करना है, सारे मतलब आप एचआर भी बन जाओगे, आप एंटरप्रेन्योर हो, आपको अकाउंट्स भी हैंडल करना है, आपको सब कुछ करना है। तो वो एक स्ट्रेस तो था, लेकिन जो क्लाइंट का सपोर्ट था, क्लाइंट का ट्रस्ट था कि नो तन्वी, हम आपके साथ ही जाएंगे, क्योंकि हमें तो तन्वी पता है और हमें तन्वी का काम पता है, फर्म नेम नहीं पता है। हाँ, हमें फर्म से नहीं लेना देना, हमको तो तन्वी पता है, बिकॉज आपने हमको सपोर्ट किया है एंड वी ट्रस्ट यू। तो वहां से मुझे मोटिवेशन मिला कि मैंने विद इन अ स्पैन ऑफ 15 डेज एक नया फर्म खड़ा कर दिया था। पर तन्वी, जैसे गॉड विलिंग आप बहुत फॉर्चुनेट भी रहे और आपने मेहनत भी इक्वली करा है, बट काफी लोगों को वो स्टेप लेने से डर लगता है, सब लोग नेगेटिव चीजें ज्यादा सोचते हैं, आइदर वो यंग फीमेल सीए हो या फिर मेल सीए हो, जो भी प्रैक्टिस स्टार्ट करने से घबराते हैं, तो वो क्या मैसेज आप उनको देना चाहोगे कि अपने लाइफ से कि वो इतना डीमोटिवेटेड फील ना करे? राइट सी, मैंने भी शुरू में क्या किया था, मेरे पास भी कोई कैपिटल नहीं था या कोई एक्सपीरियंस नहीं था, तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि जैसे मैंने किया था कि आप एक फर्म, ऐसी फर्म ढूंढो जो ग्रोइंग फर्म है, जिनको पार्टनर्स की जरूरत है। एंड आजकल सब लोग क्या यंग लोगों को ज्यादा प्रेफर भी करते हैं, क्योंकि यहाँ वहाँ भाग सकते हैं, एकदम डायनामिक होते हैं, काफी एंथुजियास्टिक होते हैं, एम्बिशियस होते हैं। तो आप ऐसी फर्म चूज करिए जहाँ पे आप पार्टनर शुरू में बनो, एज अ वर्किंग पार्टनर बनो, तो वहां से आप एक्सपीरियंस गेन करो। लेकिन उस टाइम पे आपको ध्यान में ये रखना है कि मुझे सीखना है। अगर आप पहले आप बोलोगे कि नहीं मुझे ये रेम्युनरेशन चाहिए, मुझे ये प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो फिर आप अटक जाओगे, मतलब आप उस साइकिल में फंस जाओगे। तो पहले एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आप 3-4 साल कहीं प्रैक्टिस करो किसी के साथ, तब आपको नॉलेज भी आ जाएगा और आपके पास शायद तब तक कैपिटल भी जमा हो जाएगा अगर आपको खुद का कुछ स्टार्ट करना है। तो स्विफ्टली आप उसमें से मूव करके खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट डेफिनेटली कर सकते हो। अगर मैंने 3 बार किया है तो एक बार तो कर ही पाएगा कोई। मतलब मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि अगर मैंने किया है तो कोई भी कर सकता है। आप और आपके पार्टनर हस्बैंड 2 बच्चों के अभी पेरेंट है, तो पेरेंट्स बनने के पहले और बाद में क्या कुछ लीडरशिप में चेंजेस हुआ है कि सब सेम ही है? नहीं, बहुत चेंजेस हुआ है। सबसे ज्यादा तो पेशेंस बढ़ गया है। हाँ। पहले मैंने ये नोटिस किया है कि मैं बहुत हाइपर हो जाती थी छोटी छोटी चीजों पे, मतलब होता था कि काम नहीं हुआ तो इरिटेट हो जाती थी या चिल्ला देती थी टीम पे, या वो रिएक्शन काफी स्पॉन्टेनियस होता था। लेकिन बच्चे होने के बाद बच्चे इतना परेशान करते, इतनी मस्ती करते हैं ना, वो सब हल्का लगने लग जाता है। तो वो एक पेशेंस लेवल बढ़ जाता है और टॉलरेंस भी बढ़ जाता है कि तो आप रिस्पॉन्ड कर रहे हो, अब रिएक्ट नहीं कर रहे हो। हाँ, सोच के समझ के उस पे एक्शन लेना है। तो वहां पे बहुत बड़ा शिफ्ट आया। प्लस पहले मैंने कभी मेरे हस्बैंड के साथ वर्क मतलब काम नहीं किया था, लेकिन वो भी एक्चुअली एक अलग एक्सपीरियंस है। अपने स्पाउस के साथ काम करने का भी एक अलग एक्सपीरियंस है। तो वहां पे क्या होता है ना, वो बाउंड्री नहीं रहती है। आप घर पे जाते हो तो काफी बार आप घर पे भी ऑफिस की बात कर रहे होते हो, या कभी कभी ऐसा होता है कि घर की बात ऑफिस में कर रहे होते हो। तो वो शिफ्ट भी थोड़ा सा मुश्किल तो था, बट अभी 3 साल हो गए हम साथ में काम कर रहे हैं, तो हमने वो बाउंड्री रखी है कि घर जाते हैं तो वी आर पेरेंट्स ऑफ दोस चिल्ड्रन एंड वी आर फैमिली। जब हम ऑफिस आते हैं तो आई ऑल्सो, मतलब मैं उनको भी सर बुलाती हूँ, वो मुझे मैडम बुलाते हैं। हम एक दूसरे को नाम से नहीं बुलाते हैं। एंड टीम के साथ में भी हमने डिवाइड कर रखी है रिस्पॉन्सिबिलिटीज कि मैं, जैसे कि मैं देख रही हूँ तो मैं कंप्लायंस एंड कंसल्टिंग जो मेरा पार्ट है उसके रिलेटेड मैं देखूंगी। ही इज इनटू ऑपरेशंस कंसल्टिंग, तो वो अपना पार्ट देखेंगे। एंड ही इज द डिसीजन मेकर बेसिकली। तो जो मेजर डिसीजंस होते हैं वो सारे आई हैव पुट इट ऑन हिम जानबूझ के। इससे भी डिसीजन आप ही का था, आप अल्टीमेट बॉस। सो तन्वी, जस्ट लास्ट फ्यू क्वेश्चंस बिफोर हम लोग रैप अप करें। अभी टेक्नोलॉजी एक हमारी जो जनरेशन, हमारी आपकी जनरेशन, हम लोग अडाप्ट कर लेते हैं। हम लोग वी आर ऑल मिलेनियल किड्स, और हम लोग टेक इतना बदलते देखे हम लोग अडाप्ट कर पा रहे हैं।
बट काफ़ी हमारे सीनियर प्रैक्टिशनर्स है, या तो वो डर रहे या फिर वो लोग जैसे करते आ रहे, दे आर हैप्पी विद इट। और आपका मैंने सुना है कि आप पेपरलेस हो फॉर्म, तो आपका मैसेज यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारी ऊपर की पीढ़ी है वो कैसे अपने आप को अपडेटेड रखे और आने वाली पीढ़ी टेक को मिस यूटिलाइज ना करे, क्योंकि उसमें भी बाउंड्री होना चाहिए। सही बात है। सी अगर हम टेक को नहीं अडॉप्ट करते हैं ना तो कहीं ना कहीं हम पीछे रह जाएंगे। तो हमने क्या किया था कि शुरू से ही जब लॉकडाउन आया था स्पेशली, तब से हमारा भी शिफ्ट हुआ है। पहले हम भी ट्रेडिशनल सॉफ्टवेयर ही यूज करते थे, मतलब पेपरलेस नहीं था, इतनी सारी फाइल्स पड़ी रहती थी ऑफिस में। बट जब लॉकडाउन आया तो ऑफिस जा ही नहीं पा रहे, तो तब जाके वो समझ आई और राइट सॉफ्टवेयर हमने चूज किया। तो हमने हमारे ऑफिस में जोहो के सारे सॉफ्टवेयर हम यूज कर रहे हैं, उसको लेकर के हमने सब कुछ पेपरलेस किया है। बट आज भी मैं देखती हूँ जब मेरे क्लाइंट्स के जो चार्टर्ड, क्योंकि मेरे क्लाइंट में हो सकता है कि मैं एक सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, दूसरे सीए ऑडिट कर रहे हैं। तो बट काफी बार मैंने ये नोटिस किया है कि उन्हें एक पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर चाहिए तो उनको उसी में डेटा चाहिए। एंटरप्रेन्योर बोलते हैं कि नहीं, मुझे क्लाउड बेस्ड अकाउंटिंग चाहिए सो दैट मैं मेरे मोबाइल पे देख सकूं। बट वहां पे बहुत इश्यूज आए हैं हमें, एंड मैं तो ये ट्राई करती हूँ, मैं तो वो सीए के साथ बात करती हूँ या जो भी उनके कंसल्टेंट है उनसे बात करती हूँ, उनको भी समझाती हूँ, उनको भी ट्रेनिंग में बिठा देती हूँ कि आप ट्रेनिंग ले लो। और कुछ लोग शिफ्ट हो भी रहे, ऐसा नहीं है नहीं हो रहे, बट वो शिफ्ट लाने के लिए ना मुझे लगता है कि एक काफी बड़ा रेवोल्यूशन करना पड़ेगा, सो दैट, क्योंकि ग्रे हेयर सीनियर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडस्ट्री। मतलब अगर मुझे भी आज मैं कहीं अटकती हूँ तो देयर आर सर्टेन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिनको मैं फ्रीली कॉल करके उनसे एडवाइस लेती हूँ आज भी, जो एआई गूगल नहीं बता सकता, वो वही बता पाएंगे। क्योंकि उन्होंने उतने एक्सपीरियंस गेन किए हैं, उतने केसेस देखे हैं क्लाइंट के। तो ग्रे हेयर इज वेरी इंपॉर्टेंट, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। इंटेलिजेंस, सो टू से, दे हैव एआई। यस यस, एक्चुअली उनको एआई की जरूरत इतनी ज्यादा लगती नहीं है, बट देन उनका एक्सपीरियंस हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल होता है। तो हम क्या करते हैं, उनसे वो एक्सपीरियंस लेते हैं और जो हमने सीखा है क्लाउड अकाउंटिंग या एआई के बारे में, वो हम उनको लेकर आते हैं उन पे। पर वही तन्वी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि अभी जो मैं बहुत सारे बच्चों को देख रहा हूँ जो आ रहे हैं, वो बहुत ज्यादा टेक डिपेंडेंसी हो गया। जैसे हमारा जनरेशन, देखिए सब सोचते हैं कि हमारा जनरेशन बेस्ट है, हम में भी बहुत खामियां हैं, पर एटलीस्ट हम दोनों साइड देखकर आए ना, तो हम लोग कहीं ना कहीं बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं। आने वाली जनरेशन पूरा टेक डिपेंडेंट हो रही है, आप क्या सलाह दोगे उनको? कुछ चीजें ऐसी होती है ना जो उन्हें खुद करने देनी चाहिए हमें। जैसे अभी मैं मेरे बच्चों को भी देखती हूँ, तो हमें जो मोबाइल भी, हमने तो मोबाइल बहुत बाद में देखा, तो उन लोग को तो मोबाइल चलाना भी आता है, यूट्यूब चालू करना भी आता है, स्मार्ट टीवी चलाना भी आता है, सारे गैजेट्स, हाँ 3-4 साल में वो सब कुछ कर लेते हैं। तो एज अ पेरेंट्स को ये करना रहेगा कि वो एक बाउंड्री चिल्ड्रन में लाए कि ये चीजें आपको खुद ही करनी है। अभी होमवर्क करने के लिए भी अगर आपने बच्चे को एआई ही दे दिया तो वो अपना दिमाग ज्यादातर यूज ही नहीं करेगा। या आपने वो कुछ ड्राइंग करनी थी, उसको एआई से बनवा लिया एंड उसको ट्रेस करवा लिया, प्रिंट करवा लिया, तो वो चीजें नहीं करनी चाहिए। इवन हमारे फर्म में भी हम एआई यूज करते हैं, डेफिनेटली उसके बिना होगा नहीं काम, बट कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे आपको अपना ही ब्रेन यूज करना है। तो आप ऐसे रूल बना सकते हो कि ये चीज में एआई यूज करो, ये चीज में एआई मत यूज करो। जहां पे आपका वीक पॉइंट्स है आप वहां पे यूज करो, बट जहां पे आपके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स है वहां पे एक पर्सनल टच भी बहुत जरूरी होता है। वो पर्सनल टच के बिना फिर आप क्लाइंट विल नेवर बी सेटिस्फाइड। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तन्वी। एक जाने से पहले एक फाइनल एडवाइस रिलेटेड टू एनीथिंग, कोई भी जो आपको सही लगे, बी इट सीए या आने वाले सीए स्टूडेंट्स या जो लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, आप क्या बोलना चाहोगे उनको? मैं यही बोलना चाहूंगी, किसी लाइफ में सबके डिफिकल्टीज आती है, बट आप अगर उसको सोच के, उस पास्ट के बारे में सोच के अगर बैठ जाओगे कि मेरे साथ ये हुआ, मेरे साथ वो हुआ, तो आप कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको ये सोचना चाहिए कि मेरे साथ जो हुआ उससे मैं बाहर आई, जब मैं बाहर आया उससे, तो मैंने क्या किया ऐसा। उस स्ट्रॉन्ग पॉइंट को यूज करके आप हर डिफिकल्टी के टाइम पे आप ये बोलो कि ये मैंने कर लिया ना तो मैं ये भी कर लूंगा। हाँ, सोल्यूशन ओरिएंटेड, सोल्यूशन पे ध्यान दो, प्रॉब्लम पे ज्यादा ध्यान मत दो। एक प्रॉब्लम आई है तो उसके 10 सॉल्यूशन निकालो, बेस्ट सॉल्यूशन क्या है चूज करो एंड आगे बढ़ो। चाहे फिर वो स्टूडेंट हो या आप बिजनेस कर रहे हो या जॉब कर रहे हो, सभी में ये थियरी अप्लाई हो सकती है। थैंक यू तन्वी। बस जाने से पहले लास्ट 4-5 क्वेश्चंस पूछूंगा। ये हमारा सेगमेंट है डेबिट या क्रेडिट सेगमेंट। इसमें ये रैपिड फायर की तरह ही है, बट इसमें आपको बताने कि अगर आप डेबिट प्रेफर कर रहे हो तो क्यों, क्रेडिट कर रहे हो तो क्यों। उसके लिए मैं अपना मोबाइल यूज करूंगा, तो आप माइंड मत करना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके लिए,
बड़ा प्रैक्टिस फर्म बनाना या नीश प्रैक्टिस फर्म बनाना, कि हम यही चीज प्रोवाइड करेंगे? नीश। तो नीश में आप डेबिट अपना डालना चाहोगे, रीजन? कोई भी क्लाइंट आपके पास आएगा ना, तो वो आपकी एक्सपर्टीज क्या है वो पहले जानेगा। जनरल प्रैक्टिस तो काफी मिल जाएगी और उससे बड़ी प्रैक्टिस बन भी सकती है, लेकिन अगर आप किसी चीज के एक्सपर्ट हो तो आपको पता है कि आपके पास क्लाइंट्स आने ही वाले हैं, क्योंकि वो एक्सपर्टीज बहुत सारे लोगों के पास नहीं होगी। उसमें लिमिटेड प्लेयर्स होंगे, तो वहां पे कंपटीशन जो है कम होगा, तो आपको बिजनेस ज्यादा मिलेगा। परफेक्शन या स्पीड? परफेक्शन को डेबिट देंगे कि स्पीड को? अरे यार, दोनों इम्पोर्टेंट है। डेबिट टू बोथ। डेबिट टू बोथ एक्चुअली, क्योंकि अगर आप परफेक्शन कर रहे हो और उसको बहुत स्लो पेस पे कर रहे हो तो गाड़ी छूट जाएगी। अंडरस्टूड। एआई फॉर अकाउंटेंट्स? एआई फॉर अकाउंटेंट्स? डेबिट। और वो क्यों? आप देखिए कि बहुत सारी चीजें वो मतलब वो ईज आउट कर दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं कुछ गलत आंसर्स भी आते हैं, तो आप कैसे उसको नेविगेट करते हो? उसमें आपको एआई का जब हम स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले वैलिडेशन आपको अपने एंड से एक बार तो करना ही है। तो वो रूल अगर आप अप्लाई करोगे तो आप एआई हर जगह यूज कर सकते हो, कि आपने जो इंस्ट्रक्शन दी है सिस्टम को, उसके बाद भी जो आउटपुट आ रहा है उसको आपको खुद को एक बार वैलिडेट करना है। मतलब आपका अगर 10% टाइम इनपुट देने में जा रहा है, 70-80% काम एआई कर दे रहा है, लास्ट का 10% आपको खुद फिर से रिव्यू करना चाहिए। अगर आप ये रूल फॉलो करोगे तो जो इशू आता है ना मिस्टेक्स का, हेलुसिनेशंस का, वो नहीं आएगा। ओके। डेबिट टू लेगेसी और डेबिट टू मनी? लेगेसी हमें ना हमारे पेरेंट्स से, या हमारे पेरेंट्स को भी किसी ने कोई लेगेसी बना के नहीं दी है, सब कुछ रेडीमेड नहीं मिला है। तो मेरा हमेशा ऐसा था कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट किया जाए जहाँ पे हमारे फैमिली या हमारे फ्रेंड्स को एक अपॉर्चुनिटी मिले, एक लेगेसी हम बनाए जो हमारी फ्यूचर जनरेशन उसका बेनिफिट ले सके। वेरी वेरी प्रूडेंट थॉट। लास्ट क्वेश्चन आपसे मैं पूछूंगा, ये डेबिट क्रेडिट का नहीं है, बट फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बिफोर मैरिज, इसको आप डेबिट में डालना चाहोगे, क्रेडिट में डालना चाहोगे, क्यों? ऑफ कोर्स डेबिट में डालना चाहूंगी। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस सभी के लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इंडिया में क्या होता है ना कि सब बच्चे पेरेंट्स के साथ ही रहते हैं, इवन आफ्टर मैरिज भी पेरेंट्स के साथ रहते हैं, और ऐसा देखा जाता है कि सब पेरेंट्स पे काफी डिपेंडेंट भी हो जाते हैं। बट मुझे पहले से सिखाया गया है कि आपको खुद का काम खुद ही करना है। तो मुझे पहले जब पॉकेट मनी भी बचपन में मिलती थी ना, तो मैं उसका भी हिसाब रखती थी, उसमें से भी मैं सेव करती थी। तो वो हैबिट है ना मेरे में ऐसे इनकलकेट की गई है। तो मैं वही सजेस्ट करूंगी कि चाहे मेल हो फीमेल हो, दोनों को ये चीज शुरू से, मतलब फाइनेंशियल लिटरेसी बचपन से स्टार्ट होनी चाहिए। आजकल तो स्कूल में भी स्टार्ट हो गई है, मैं अपने बच्चों को भी वही सिखाऊंगी। मैंने इनफैक्ट स्टार्ट कर दिया है मेरी डॉटर के साथ में, बट वो बेनिफिट आज भी मुझे हो रहा है कि मैं उसके वजह से काफी डिसीजंस ले पा रही हूँ। वो जो हैबिट है कैलकुलेशन रखने की, सेविंग करने की जो हैबिट है, वो बिफोर मैरिज भी मुझे काम आई है, क्योंकि मैंने आई वुड प्राउडली से कि मैंने अपनी शादी का खर्चा भी खुद ही उठाया था। मेरे एजुकेशन का काफ़ी पोर्शन मैंने अपने पेरेंट्स के साथ में मैंने भी उसमें पार्टिसिपेट किया। तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है और मेरे पेरेंट्स को भी बहुत प्राउड फील होता है कि मैं ये कर पाई। तो और आफ्टर मैरिज भी बहुत ज़रूरी है कि आप पूरी तरह से अपने हस्बैंड पे डिपेंडेंट ना रहो, क्योंकि कुछ चीज़ें आपके भी हॉबीज होंगे, आपको भी कुछ करना होगा। तो आपके पास अगर कुछ होगा तो आप एक तो फैमिली में तो कंट्रीब्यूट करोगे और अपने लिए भी कुछ ना कुछ ऐसा कर लोगे जो आपको, जिसमें आपको किसी की परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, किसी की डिपेंडेंट होने की जरूरत नहीं रहेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके तन्वी, और आपका जो क्लैरिटी है यंग एज में, और काफ़ी सारे जो यंग सीजेंगे मुझे पक्का पता है कि उनको बहुत हेल्प होगा। तो थैंक यू अगेन फॉर अपना टाइम निकाल के यहाँ आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर, मतलब मुझे बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।